ठीक है। पहले सत्र में हमने उसका सिद्धांत पक्ष जो है अनुभूति और बौद्धिक दृष्टि माने बौद्धिक स्तर इसकी बात की थी। और हमारी संपूर्ण सृष्टि रचना का भारतीय सिद्धांत का पक्ष कैसे हमने पहले आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि हमारा सृष्टि को लेकर, जीवन को लेकर, जगत को लेकर कोई भी प्रश्न अनुत्तरित न रहे। माने अच्छा बौद्धिक क्षेत्र में अच्छा सिद्धांत उसे कहा जाता है जो अधिक से अधिक प्रश्नों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य पूर्ण यानी सभी आयामों का अंतर्गत सामंजस्य बना रहे, उस पद्धति से उत्तर दे सके। तो भारत के चिंतन की बौद्धिक स्तर पर भी विशेषता ये है कि आत्म तत्व की संकल्पना जीवन और जगत से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है। इस दृष्टि से भी उसका विश्व के ज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़ा वजूद है। नहीं तो भारतीय जीवन दृष्टि नहीं है और आत्म तत्व की संकल्पना यदि नहीं है तो जीवन और जगत से जुड़े सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर हमको नहीं मिल पाता, वो द्वैत ही रहता है। कोई न कोई क्षेत्र उससे अनुत्तरित रह जाता है। इस दृष्टि से मैंने बौद्धिक स्तर पर भी आत्म तत्व की संकल्पना का कितना अधिक महत्व है, इसकी चर्चा हमने प्रथम सत्र में की थी। दूसरे सत्र में इस सिद्धांत को स्वीकार करके हमें दैनंदिन जीवन की मनुष्य जीवन की रचनाओं को कैसे बिठाया गया है और कैसे बिठाया जाना चाहिए, जिससे आंतरिक कोहेरेंस, आंतरिक समन्वय बना रहे और एक व्यक्ति से लेकर तो विश्व स्तर पर सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी पंचमहाभूत, सभी को एक साथ सुख, समृद्धि, ज्ञान, संस्कार अर्थात संस्कृति और शांति उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की जीवन रचना कैसे बनती है और उसके मूल तत्व कैसे बनते हैं, इसकी बात हमने की थी। आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अनात्म दृष्टि और आत्म दृष्टि से रचनाओं में फर्क होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं और उन दुष्परिणामों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और जो करना चाहिए वह हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम उदाहरणों से ही बात करेंगे। आज सर्वत्र एआई का बोलबाला है। तो इसके मूल में जाओ तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन और ये सारी बातें आएंगी। दूसरी तरफ वाहनों की, रास्तों की, वास्तु रचनाओं की अगर हम बात करें तो उसके मूल में ऊर्जा है। एक ऊर्जा है पेट्रोल और दूसरी ऊर्जा है विद्युत। अब इन दो ऊर्जाओं का स्रोत कहाँ है? सारा पेट्रोलियम से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें भूतल से हमको प्राप्त होती है। कोयला भी भूतल से प्राप्त होता है, परंतु कोयला तो एक ईंधन के रूप में बहुत छोटी सी बात अब बन गई। बाकी तो पेट्रोलियम है, वो क्रूड ऑयल के रूप में भूगर्भ से हमें प्राप्त होता है और विश्व के सभी देशों में अब होड़ लगी है कि किसके पास सबसे अधिक क्रूड ऑयल का भंडार है। उस क्रूड ऑयल के आधार पर
तो देशों की पूर्ण इकोनॉमी चलती है। खाड़ी देशों की बात हम देखते हैं, पेट्रोल डॉलर का क्या बोलबाला है वो भी हम देख रहे हैं। तो क्रूड ऑयल एक तो भूगर्भ से निकालना, फिर उसको रिफाइनरी में भेजना। तो हम देखते हैं कि रिफाइनरी जो है वो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी गुजरात के जामनगर में है। ऐसे विश्व के अन्य देशों में भी होगी। तो क्रूड ऑयल जहां से निकलता है वहां से इन रिफाइनरीज में भेजना, माने एक देश से दूसरे देश में उसे जाना, इसके लिए यातायात के साधन चाहिए। ये कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, जिन धातुओं से बनते हैं, जिन केमिकल्स से बनते हैं, वे भी भूगर्भ से ही प्राप्त होते हैं। फिर उसके ऊपर प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद उसमें से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं बनती हैं और उससे वाहन चलते हैं, तो यातायात होता है। तो विश्व भर का यातायात इसके आधार पर चलता है। जितने भी यंत्र बनते हैं वास्तु निर्माण के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जहाँ या वाहन बनाने के लिए जितने भी बनते हैं, वो भी सारा भूगर्भ पर ही आधारित रहता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक ये पहुंचता है, पेट्रोलियम माने क्रूड ऑयल कहाँ तक पहुंचता है? विद्युत निर्माण में भी उसी का व्यय होता है। तो विद्युत निर्माण होता है। फिर यंत्रों के बनावट में, साधन सामग्री के बनावट में, अनेक दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं बनाने में विद्युत का खर्च होता है, माने विद्युत का उपयोग होता है। और हमारे रसोई तक, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में ये सारी बातें पहुंचती है। इसका बेज कहाँ है? इसका बेज है, हम पंच महाभूतों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब एक्सप्लॉइट कब होता है और यूज कब होता है, इसकी भेद रेखा कहाँ है? इसकी भेद रेखा यहाँ है कि जितने समय में ये सारे जो पंच महाभूतों के सोर्सेज हैं, वो जितने समय में रिन्यू होते हैं, वो पंच महाभूतों का तो ऐसा है, प्राकृतिक है, वो तो नया बनता ही रहता है, वो साइक्लिक गति से बनता है। जितने समय में पुनः निर्माण हो जाता है, उतने समय में जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उतने का ही प्रयोग करना, इसको तो उपयोग कहेंगे, माने जस्ट उपयोग, न्यायी उपयोग। क्योंकि प्रकृति को पुनः नवीन उत्पादन करने का, नवीन सृजन करने का अवकाश मिल जाता है, समय मिल जाता है, उसकी साइकिल बनी रहती है, वह नष्ट नहीं होती है। इससे अधिक हुआ तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। तो नीति की दृष्टि से वह अलाउड नहीं है, न्याय बुद्धि की दृष्टि से भी वह अलाउड नहीं है, सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से भी वह अलाउड नहीं है, बौद्धिक दृष्टि से भी यह अलाउड नहीं है। क्योंकि वह तो धीरे धीरे अधोगति की तरफ जाएगा, विनाश की तरफ जाएगा। तो ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। तो भारतीय दृष्टि से प्रकृति के साथ के संबंध का एक सिद्धांत बताया गया, प्रकृति का दोहन करो, शोषण नहीं। Exploitation of nature is not allowed, is not justified, is not advisable, is not sustainable। ये चारों बातें हुई तो ये दोहन करो, शोषण नहीं। आज शोषण ही हो रहा है और अपरिमित गति से शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? कौन इसको जस्टिफाई कर रहा है?
ये जस्टिफाई कर रहा है मनुष्य केंद्री जीवन विचार, जीवन दृष्टि। मनुष्य केंद्री वो क्या था? सबसे पहले भगवान ने मनुष्य का सृजन करके उसे बताया कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ सर्जन हो। इस सारी सृष्टि का सर्जन मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे उपभोग के लिए किया है, इसलिए तुम जाओ और इसका उपभोग करो। जिस भगवान ने यह कहा अथवा जिस प्रजा ने भगवान के नाम पर यह सोचा कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कहा है, उसने विश्व के विनाश की दिशा तय कर दी। उस पर वह मार्गक्रमण करने लगा और उस गति को विकास का नाम दिया। ये बहुत बड़ा बुद्धि विभ्रम है, परंतु आता कहाँ से है? मनुष्य केंद्री जीवन दृष्टि से यह आता है। अब आज विश्व में यह कितना छा गया है, कितना व्यापक हो गया है। अब इसको जस्टिफाई करना ये पश्चिम के लिए बहुत स्वाभाविक है। मैं 2 उदाहरण दूंगी क्योंकि ये मुद्दा समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण ही है, ऐसे आपको लाखों उदाहरण अपने आसपास दिखेंगे। जिस प्रकार की जीवन रचना आज हुई है वह इस मूल बात पर ही हुई है, प्रकृति का शोषण, दोहन नहीं। ये दोहन का सिद्धांत छोड़ दिया और शोषण को अपनाया और विनाश की गति शुरू हुई। इसके मैं 2 उदाहरण दूंगी कि कैसे ये जस्टिफाइबल होता है, कैसे ये स्वीकृत होता है। इंग्लैंड की महारानी ने, मैंने ये पढ़ा हुआ किस्सा बता रही हूँ, इंग्लैंड की महारानी ने एक बार अपने जन्म दिवस पर बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया। उसमें अनेक अमीर उमराव कवि आदि सभी चित्रकार कलाकार अन्य सब लोगों को निमंत्रित किया था। अब ये हम पराधीन थे तब की बात है, तो भारत के भी कुछ कवि और संगीतकार और ऐसे उसमें थे। उसमें एक अमीर की युवा सुंदर पत्नी थी। उसने सुंदर वेश पहना था, उसकी हैट बहुत सुंदर थी। वह पक्षियों के रंगी बेरंगी परों से सजी हुई थी। उसको देखकर भारतीय कवि ने तुरंत कहा, मैंने उससे कहे बिना रहा नहीं गया, अरे इस सुंदर तरुणी की सुंदर हैट को सजाने के लिए कितने पक्षियों को मरना पड़ा होगा। ये तो हिंसक सौंदर्य है, इट्स क्रूएल ब्यूटी। तो इंग्लैंड के कवि ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया अथवा रिएक्ट किया, सुंदर तरुणी की सुंदर हैट को सजाने के लिए कुछ पक्षियों को यदि मरना पड़ा तो यह तो उनके जीवन का सार्थक है। पक्षियों को आखिर निर्मित किस लिए किया गया है? मनुष्य के लिए ही तो किया गया है। देयर इज नथिंग लाइक क्रूएल ब्यूटी। ये क्रूएल क्या होता है? पक्षी तो है ही इसके लिए। अब ये 2 दृष्टियों का अंतर हम समझ सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए उनको कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनकी जीवन दृष्टि का आधारभूत सिद्धांत है कि दुनिया सारी मनुष्य के लिए है। लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम पक्षियों का नाश होता है। तो अभी जितने भी कॉस्मेटिक्स मिलते हैं उन कॉस्मेटिक्स का परीक्षण ऐसे पशु पक्षियों के ऊपर होते हैं, उसमें कितने ही पशु पक्षी मरते हैं। ये आगे बढ़ता है तो कितनी नदियों का पानी प्रदूषित होता है, कितने कैंसर ट्रेन्स चलने लगती हैं, उतना रसायनों का प्रयोग होता है।
जब 5G आने वाला था, उसके पहले अखबारों में बहुत लेख आते थे कि इससे कितना पक्षियों का विनाश होगा, कितना वातावरण प्रदूषित होगा, नहीं होना चाहिए। परंतु इसी जीवन दृष्टि ने उसको अलाउ किया, अंततोगत्वा आया और अभी 6G की बातें होने लगी हैं। AI के विरुद्ध में बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं, सेमिनारों में बोला जाता है, परंतु AI की उपयोगिता और उसकी सुविधा के न केवल बखान किए जाते हैं, वो प्रयोग तो उसका होने ही लगा है और हमारे व्यक्तिगत जीवन तक वो पहुंच गया है। ये विनाश की गति है। कहाँ से आई? मनुष्य केंद्रीय जीवन दृष्टि से। स्रोत वहां है इसका। आगे हम पुरुष केंद्रीय, व्यक्ति केंद्रीय तो बाद में आएंगे, परंतु सृष्टि के सापेक्ष में मनुष्य केंद्रीय जीवन दृष्टि ने आज का सारा संसार और उसकी जीवन रचना खड़ी कर दी है। दूसरा उदाहरण लेती हूँ, ये भी मैंने पहले दिया हुआ है और आप लोगों को स्मरण में भी होगा या आ जाएगा कि हाँ हाँ ये बात पहले हुई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो एक बार कुछ वर्ष पहले, 4-5 वर्ष पहले, मध्य प्रदेश के सरकार ने 21 जून के उपलक्ष्य में सरकारी विद्यालयों के लिए ये आदेश जारी किया कि 21 जून को सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन करना। वे सूर्य नमस्कार को योग का एक हिस्सा मानते हैं। इसलिए उस समय मैंने टीवी मुलाकात में देखा था, असदुद्दीन ओवैसी ने उसका विरोध किया। क्या कहकर विरोध किया कि मुसलमान ये कभी नहीं कर सकते, सूर्य के सामने झुकना हमारे लिए अलाउड नहीं है। सूर्य तो क्या, आकाश के या ब्रह्मांड के सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, ये सब हमारे दास हैं, हमारे मनुष्य के भोग के लिए हैं। उनके सामने हम कैसे झुक सकते हैं? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह हमको कभी माफ नहीं करेगा यदि हमने सूर्य नमस्कार किया। यही तर्क वे वंदे मातरम के गान के लिए भी देते हैं। ये हम भारत को माता कैसे मान सकते हैं, धरती को माता कैसे कह सकते हैं और उसको उसके सामने झुक कैसे सकते हैं? एक तो धरती को माता मानना ये बुत परस्ती है, माने ये तो मूर्ति पूजा है। हमारे धर्म में ये अलाउड नहीं है। और दूसरा, अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा। ये कहाँ से आता है? उनको इसके लिए कोई संकोच नहीं है। वे तो इसी को जीवन का मुख्य तत्व मानते हैं। ये तो धर्म का आचरण है, अल्लाह के हुक्म का अल्लाह के हुक्म की तामील करना है। तो ये जो अब्राहमिक जीवन दृष्टि है, इसका ये परिणाम है। आता कहाँ से? मनुष्य केंद्रीय जीवन रचना, वहां से शुरू करके आज यहाँ तक आता है। सारे सामाजिक संबंधों में यही बात है कि वह पुरुष केंद्रीय है, पुरुष स्त्री केंद्रीय नहीं है। पुरुष केंद्रीय होने के कारण से स्त्री भी एक पदार्थ बन जाती है। उसी मुद्दे को लेकर प्रो और अगेंस्ट ऐसे सारे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। फिर इसमें से ही विज्ञान और कम्युनिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, ये सारा आता है, परंतु जीवन दृष्टि बदलती नहीं है। उसी जीवन दृष्टि को लेकर सारे संघर्ष भी निर्माण होते हैं, लेकिन उसी में से वोकिज्म का भी निर्माण होता है।
वफादारी, फाइडेलिटी के भी मानक सारे बदलते हैं, रेगुलेशंस के मानक बदलते हैं, रेगुलेशंस की पद्धतियां बदलती है। संपूर्ण समाज की व्यवस्था, संपूर्ण समाज का आंतरिक संबंध कानून के आधार पर होता है, आत्मीयता के आधार पर नहीं, क्योंकि द्वैतवाद है। भगवान अलग है, भगवान की सृष्टि अलग है, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, मनुष्य अलग है, सारे प्राणी पशु पक्षी आदि अलग हैं। हम एक दूसरे से अलग हैं, स्वतंत्र हैं, और कभी मेरे हित के आड़े आए तो विरोधी है। ये आत्मवादी दृष्टि का ही परिणाम है। हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं? एक दूसरे से अलग देखते हैं, एक दूसरे के, अभी मैंने कहा ऐसे, मेरा हित साधन हुआ तो आप अनुकूल हैं, मेरा हित साधन नहीं हुआ तो आप प्रतिकूल हैं। यदि आप प्रतिकूल हैं तो आपको दबाना, हराना, भगाना, मारना, ये मेरे लिए जस्टिफाइबल है। मुझे उसको अपराध की तरह लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं और आप अलग हैं, अपने नहीं हैं। तो विश्व में कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, और इसलिए आत्मीयता की दृष्टि से देखना बनता ही नहीं है। वो कैसे बनेगा? कैसे कैसे एक कैसे है? तो ये आत्मदृष्टि भी नहीं, एक आत्मदृष्टि की तो बात ही नहीं। और इसलिए हम अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता करो। अगर कोई सामने से आता है तो पहले आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए सावध रहना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये मुझे मेरा नुकसान तो नहीं करेगा, विश्वास नहीं करना। तो ये सारी बातें उसमें से आती हैं कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए सावध हूं। परिणाम क्या होता है? अश्रद्धा, अविश्वास, संदेह, सावधगिरी, और उसी में से फिर टेंशन यानी चिंता, और उसके तहत मेरी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था, और फिर एक दूसरे के साथ ठीक ढंग से रहना है, सावधगिरी भी बरतना है और सुरक्षा भी रखनी है। तो फिर उसमें से कानून बनते हैं। कानून भी सारी सुविधाओं के लिए है। कानून का पालन करने के लिए मुझे मुझे तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। वो मेरी सिविल ड्यूटी है, वो मेरा नागरिक कर्तव्य है कि मुझे कानून का पालन करना होगा। परंतु कानून का पालन मेरे हित के लिए ही करना है, मेरे सुख की रक्षा के लिए करना है। मेरे सुख के रक्षा के लिए कानून यदि आड़े आता है तो मैं कानून का भंग करूंगा। सावधानी किस बात की रखनी है? पकड़े नहीं जाना या उसकी कीमत चुका देना। कीमत चुकाकर यदि मैं उसमें से बच सकता हूं तो ऐसा करना ठीक ही है ना। मेरी गलती से किसी का बच्चा मर गया तो मुझे क्या करना है? अपराध बोध की कोई आवश्यकता नहीं है। खामियाजा उसका जो हुआ, घाटा हुआ, नुकसान भरपाई कर दो। अपराध बोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा क्या है? मेरा बेटा थोड़े है। अब मेरा बेटा भी कभी मेरे हित की बात हुई तो पराया ही हो जाता है। ये अनात्म दृष्टि, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जन्म होता है, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है। इसके चलते कानून भी बनता है। कानून को बचाने के लिए एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ न्यायालय है, और उसके बाद जेल है या दंड विधान है। तो ये संपूर्ण समाज जीवन का आधार ये बनता है, और उसमें से ये सारी बातें विकसित होती हैं।
मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करना। मनुष्य है किसके लिए? सुख के लिए। सुख भोगना उसका अधिकार है, और सुख के लिए क्या करना? उसमें जो काम इच्छा है उसके लिए, इंद्रियों का सुख है उसके लिए तो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर लिया। अब कामेच्छा की पूर्ति के लिए पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए। उसके लिए कानून ही महत्वपूर्ण है, प्रेम नहीं, आदर नहीं, वफादारी नहीं, निष्ठा नहीं, समर्पण नहीं। ये सारी बातें क्या होती है? ये तो कुछ होता नहीं। ये कानून की दृष्टि से ही सारा निष्ठा, नैतिकता ये सब कानून से मान्य होता है, प्रेम से नहीं, आत्मीयता से नहीं। तो इसलिए विवाह की व्यवस्था बनती है, वह भी कानूनतः बनती है, और विवाह विच्छेद भी कानून की कानून की धाराओं से ही तय होता है, और कुछ भी इसमें भावात्मक कुछ भी नहीं रहता है। और उसके चलते फिर जेंडर डिस्क्रिशन और ये सारी बातें और सर्व प्रकार की मनोविकृतियों का निर्माण होता है, और फिर उसमें से फिर उत्तेजना, विकृति, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, मारामारी, हिंसा, ये सब उसमें से निर्माण होता है। और मनुष्य कितनी क्रूरता तक जाएगा, ये तो अभी एप्स्टेन फाइल से पता चलता है कि क्या कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अनात्मवादी दृष्टि का स्वाभाविक परिणाम है। एक बार आपने उस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे, और आगे क्या दुर्गति होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यही सारा उद्योगों में, व्यापार वाणिज्य में, राज्य प्रणाली में, शिक्षा में यही सब आता है। तो शिक्षा में यही सिखाया जाता है। मुझे अभी स्मरण में है, मैं एक बार यात्रा कर रही थी, कॉलेज में पढ़ाती थी उस समय। मेरे सामने एक अर्थशास्त्र की प्राध्यापक भी थी, वो मुझे समझा रही थी क्यों कम बच्चे चाहिए करके। तो उसने मुझे समझाना शुरू किया, देखो मेरे पास ये अमरूद है, उसके पास था अमरूद, वो दिखाकर, मेरे यदि 4 बेटे बेटी हैं तो एक एक को कितना हिस्से में आएगा? 1/4। 2 हैं तो एक आधा आधा आएगा, लेकिन एक ही है तो पूरा मुझे ही मिलेगा, माने पूरा उसको ही मिलेगा। इसलिए जितने कम बच्चे होंगे उतना संपत्ति में हिस्सा अधिक मिलेगा। तो फिर ऐसे ही चाहिए ना, ऐसे होता है। तो ये दृष्टि हमको कहाँ तक ले जाती है, वहां जाने के बाद हम समझ नहीं सकते कि इसका मूल कहाँ है, और कहने लगते हैं आज के जमाने में तो सब ऐसा ही चलता है। तो हम उतने पीछे, उतने मूल में नहीं जा सकते, कॉमन मैन तो नहीं जा सकता। तो समझ लीजिए कि सभी क्षेत्रों में अनात्मवादी दृष्टि, मनुष्य केंद्री, व्यक्ति केंद्री, पुरुष केंद्री दृष्टि कहाँ तक पहुंचती है, आज कैसे वो व्यापक हो गई है, और कैसे हम फंस गए हैं, और कैसे आत्मवादी दृष्टि इस सब को सेट कर सकती है। इसकी चर्चा विस्तार से हम अगले सत्र में करेंगे। अभी तो जो तांडव मचा है उसके मूल में ये अनात्मवादी दृष्टि कैसे है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें से परावृत्त होना, वापस आना हमारे लिए बहुत कठिन बन गया है, असंभव सा बन गया है, ऐसा हमको लगता है। और कहीं उसमें से एस्केप होने के लिए, छटकने के लिए हम कहते हैं आज का जमाना तो ऐसा ही है, अरे विकास के मापदंड आज तो ऐसे ही हैं, और ये तो विकास है, तो छल है सारा, ये शब्दों का छल। अब ये क्या है, हम वापस नहीं आ सकते, अथवा वापस आना हमको इतना कठिन लगता है। इसके अब 2 कारण हैं। एक है मनोदौर्बल्य, मन इतना दुर्बल है कि हम चाह कर भी सुविधाओं का त्याग
नहीं कर सकते हैं। सुविधाओं का हमको अभ्यास हो गया है, सुविधाओं के जाल में हम फंस गए हैं। सुविधा चाहिए तो चलकर 5 किलोमीटर चलकर जाना है, तो कई बार बैठ के छोड़ देंगे, कई बार उस कार्यक्रम में जाना ही हम पसंद नहीं करेंगे। नहीं, वाहन नहीं है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितनी भीड़ होती है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कैसा होता है। मेरी कार, वो तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वहां भी कितनी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा करके कार्यक्रम को अवॉइड करते हैं। चलकर जाना कितना सुलभ है, कितना सरल है, कोई कष्ट नहीं है। चलकर कैसे जाएंगे, कितना समय बर्बाद होगा, क्या करना है हमको वो समय बचाकर? ये इसका उत्तर कोई पूछता भी नहीं है और बताता भी नहीं है, और बताता है तो कर देता है। लेकिन कहने का तात्पर्य, सुविधा के चलते हम फंस गए हैं। आकर्षणों को हम नहीं दूर रख सकते, आकर्षणों पर मात नहीं कर सकते। इतना मनोदौर्बल्य, फिर भले ही कितना भी हम बुद्धि से समझते हों, कितना भी कोई हमको समझाए, कितना भी आग्रह करे, कितना भी हमारे पर वॉच रखे, तो भी हम सब कुछ इन सबको परास्त करने में हम अपनी सारी बुद्धि शक्ति लगा देंगे, लेकिन सुविधाओं को नहीं छोड़ेंगे। हमारी रसोई में इधर विद्यापीठ के रसोई में फ्रिज नहीं है, मिक्सर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, और चर्नर नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लोग तरस खाते हैं, अरे चटनी कैसे खाएंगे, फिर चटनी तो नहीं नहीं हो सकती। छाछ भिगोने में कितना समय लगता है, कितना श्रम पड़ता है। मिक्सर के बिना हम इडली नहीं खा सकते, मिक्सर के बिना तो क्या करेंगे। फ्रिज के बिना हमको दूध को और फलों को सुरक्षित रखना असंभव हो जाता है। कितनी असुविधा है, कितनी असुविधा है। परिणामतः हम कहते हैं हम चटनी हाथ से पीस कर बना सकते हैं। नहीं नहीं, चटनी नहीं खाएंगे, परंतु मिक्सर के बिना चटनी नहीं बनाएंगे, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। और अब तो धीरे धीरे चटनी पीसना हाथ से आता ही नहीं, वो क्या होता है, ऐसे यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ये पहुंचना हमें परवड़ता है, फिर हम थक कर मिक्सर ग्राइंडर ले आते हैं। ऐसी हमारी जीवन की रचना हो गई। इस क्या है, प्लास्टिक का उपयोग न करो, क्यों न करो, कितनी सुविधा है। फिर कानून बन गया तो हम चोरी छिपे भी करेंगे। क्या है, मनोदौर्बल्य, मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, बुद्धि विभ्रम। अरे ये क्या, मुझे एक हमारी कार्यकर्ता बहन कह रही थी, अरे पेट्रोल जमीन में क्या करता है पड़ा पड़ा, उसका उपयोग कर लेना, उसमें क्या बुराई है। मैंने आगे कुछ सोच ही नहीं है कि कहाँ से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। बुद्धि विभ्रम। आज हम विकास के मापदंड जिस पद्धति से बना रहे हैं, वह बुद्धि विभ्रम का एक नंबर का नमूना है। हमारी बुद्धि, अब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, कल्चरल इंडेक्स की बात करते हैं, पीस इंडेक्स की बात करते हैं। कहाँ से होगा। और इंडेक्स के मापन के कई तरीके हम ढूंढ निकालते हैं, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उपाय योजना करते हैं। मूल तक जाने का न तो साहस है, न बुद्धि है, न दृष्टि है। ये भी हम भूल जाते हैं कि 10,000 वर्षों से हमारे यहाँ खेती होती आई है, कभी भी जमीन बंजर नहीं बन गई, कभी भी अन्न धान्य की कमी नहीं हुई, अभाव नहीं हुआ, कभी भी स्वास्थ्य की हानि नहीं हुई। ये तो बुद्धिमानी का लक्षण है।
रिसाइकलिंग का कितना बड़ा उदाहरण है। तो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, तो भी हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, तो भी हम ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे और इसको विकास मानेंगे। ये शुद्ध बुद्धि विभ्रम है। बुद्धि हमारी विकृत हो गई है। इसमें से यदि हम बाहर नहीं निकले तो कैसे होगा? तो इससे बाहर निकलने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए मनोदौर्बल्य और बुद्धि विभ्रम ये हमारे महान शत्रु हैं, अवरोध हैं। ये समझकर भारतीय जीवन दृष्टि की शिक्षा, उसके अनुसार हमारे शास्त्र कैसे बने हैं इसकी शिक्षा, उसके आधार पर हमारी व्यवस्थाएं कैसी बनी हैं इसका विश्लेषण। जैसे यातायात की व्यवस्था, तो इस व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहिए कि हो क्या रहा है। मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब का हमें पुनर्अभ्यास करना चाहिए, पुनर्अवलोकन करना चाहिए। ये जीवन के सभी पहलुओं के साथ ये संबंधित हैं। तो आत्मवादी दृष्टि से क्या क्या होता है और अनात्मवादी दृष्टि का कहर कैसे ढाया हुआ है, इसका हमें पता चलेगा। आवश्यकता है विश्लेषण करने की, आवश्यकता है बारीकियों में जाने की, आवश्यकता है मूल में जाने की, और इस विनाश का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, और उसका प्रभाव कैसे हमारे स्वयं के मन और बुद्धि पर हुआ है, जिससे हमारा व्यवहार भी प्रभावित हुआ है, हमारी व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई है। इसको हमें समझना होगा। मुझे लगता है मैं यहाँ रुकूंगी। समय का अनुमान तो नहीं है, परंतु से हम आश्रमों की बात करते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में ये मन को संयमित करना, मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग होनी है ना। और लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में बोलते हैं कि पूर्ण उपभोग करना है। हाँ। अभी जैसे आज के सेटअप्स हैं जिसमें गुरुकुल और आवासीय गुरुकुल तो बहुत कम है। हाँ, तो जिस घर में पूर्ण उपभोग हो रहा है उस घर में मन संयम वो बच्चा कैसे करे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, और वो गृहस्थ पूर्ण उपभोग एक ही कुटुंब में रहकर जब हम करें तो ये मुझे लगता है कि इस पे भी हमको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए, या हमको कुछ लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि ये उपभोग और संयम साथ साथ में एक ही घर में रहकर कैसे होंगे। हाँ, मैंने भी बहुत तो विचार नहीं किया है, परंतु मेरे सामने उदाहरण तो है। एक, हम जब छोटे थे तो एक ऐसी धारणा थी, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते, और उनके माता पिता चाय पीते हैं। तो ये ऐसे प्रचलित था कि हम कभी भी ऐसा पूछने का हमको ना तो सूझता था, ना तो साहस होता था। आप तो पीते हैं, फिर हमें क्यों मना करते हैं? आज बच्चे पूछे या न पूछे, पहले माता पिता को गिल्ट फील होता है कि ये तो पूछेंगे, और फिर ऐसा मन में आता है तो फिर बच्चे पूछते ही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय एक नीति ऐसी थी कि बड़ों का कहना करना है, बड़े करेंगे ऐसा नहीं करना है। बड़े तो बहुत कुछ करेंगे, इसलिए बच्चों को करना है ऐसा नहीं है। तो इससे बहुत सारी बातों से तो बच्चे बच जाते थे। एक दूसरा, अभी उत्तर भारत में, पंजाब में, यूपी में, शायद बिहार में भी होगा, लेकिन हरियाणा, हिमाचल, सभी जगह अविवाहित
लड़कियां, युवतियां किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती, ना बिंदी लगाती है, ना चूड़ी पहनती है, ना और कोई प्रसाधन या अलंकार, ऐसा नहीं होता है। तो ये इतना स्वीकृत है कि लोग ऐसे ही करते हैं, इसके सामने कभी क्वेश्चन नहीं हुआ। और हम देखते हैं आज कदाचित इसमें थोड़ा शिथिलता आई होगी, लोगों ने, कम्युनिस्टों ने उनको भड़काना शुरू किया होगा। क्यों क्यों विवाह के साथ क्या संबंध है इसका, ऐसा कर करके किया होगा और करते भी होंगे। मैंने निरीक्षण नहीं किया है, मैंने वो मेरे अवलोकन का विषय नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं मालूम है, इतना मैंने देखा नहीं है। परंतु ये रिवाज तो है ही, पूरा समाज इसी प्रकार से चलता है। ऐसे मैंने पंजाब में देखा था कि कॉलेज में छात्रों को 4 व्हीलर लेकर आने की अनुमति नहीं है, सूट पहनकर आने की अनुमति नहीं है, केवल प्राध्यापक ही 4 व्हीलर लेकर आएंगे और सूट पहनकर आएंगे। कभी भी किसी भी छात्र आंदोलन का ये विषय नहीं बना कि ऐसा क्यों है। अब बनता होगा, अब बनता होगा, बनता ही है। अब ये ऐसा डिस्क्रिशन नहीं रहा कि प्रोफेसरों को जो कर अलाउड है वो छात्रों को अलाउड नहीं है। छात्राओं के लिए साड़ी पहनकर नहीं आना है, सूट ही पहनना है, और प्रोफेसरों को साड़ी ही पहनकर आना है, जूड़ा बांधकर ही आना है। तो ये ड्रेस कोड है। ये हो सकता है कि वहां की सुविधा के लिए बनाया गया हो, नहीं तो एक प्रोफेसर में और छात्र में उनका शारीरिक इसकी दृष्टि से कोई फर्क ही नहीं लगेगा। तो हमारा हुआ था एक बार, हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा गणवेश है ना, टीचर्स भी, कुछ टीचर्स हैं वो छात्रों का गणवेश पहन कर आते थे, माने खाकी शॉर्ट्स और सफेद शर्ट। तो एक बार वो इतने कद में छोटे थे, तो प्रिंसिपल ने छात्र समझकर ही एक शिक्षक को एक चांटा मार दिया। तो ऐसी दुविधा भी होती होगी, और दुविधा न हो इसलिए भी ये बनाया होगा, परंतु ऐसा प्रचलन तो है। नीति एक ही है, बड़े करेंगे वो सब, बच्चों को नहीं करना। और बिना किसी प्रेजुडिसेस, बिना किसी गिल्ट, अपराध बोध के ऐसा होता था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं। प्रोडक्ट बिकनी चाहिए, तो ये जीवन दृष्टि कहाँ 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 जाती है। गुरुकुलों के बारे में मैंने वो चाणक्य धारावाहिक में ये देखा था कि तक्षशिला में पढ़े हुए स्नातक राज्य में अमात्य बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तब वो पालकी, रेशमी वस्त्र, हीरे मोती के अलंकार, ये सब धारण करते हैं। एक अमात्य आचार्य बन गए गुरुकुल में, तो सारे ये रेशमी वस्त्र और अलंकार इन सबको छोड़ दिया, और उसके स्थान पर रुद्राक्ष की माला और सादे वस्त्र पहन लिए। और उसमें उन्होंने गौरव का अनुभव किया कि अमात्य से आचार्य का स्थान तो सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से भी अधिक है, इसलिए आचार्य बनना ये मेरी सांस्कृतिक पदोन्नति है, अधिक अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, ऐसा है। तो इसके लिए आचार्य संस्था जो है, गुरुकुल संस्था जो है, उसको तो ये मूल्य स्थापित करने ही होंगे। वो जब उनके जीवन विचार में होंगे, उनके अपने मानस में होंगे, तो वो अपने आप ही बाहर भी प्रसारित होंगे। लेकिन वो धर्म का शासन, ज्ञान का शासन कर सकता है, वो बधेगा नहीं किसी को भी। अमात्य माने सरकार की संस्था को
या सरकार नाम की संस्था, शासन नाम की संस्था के आगे झुकेगा नहीं वो, परंतु ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू पे एनी कॉस्ट फॉर दैट, वो मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार रहते थे। तो कौन से मूल्य पर किस बात की रक्षा करनी है और अहमियत मानना है, ये तो गुरुकुल ही सिखा सकते हैं और वे सिखाते भी थे। नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया हुआ एक बहुत बड़ा आवासीय विद्यालय है। कई बार मैं वहाँ अभिभावक शिक्षा के लिए मैं जाती रही पहले, अभी नहीं जाती हूँ। तो ये अभिभावक क्या करते हैं, गुरुकुल में अब रहते हैं, 7 दिन की छुट्टी हुई, 1 महीने की छुट्टी हुई, तो अभिभावक कहते 7 दिन, अरे वहां तो तुमको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, यहाँ तुम आराम से 8 बजे उठो। वो सब पानी फेर दिया। रोज होटल में जाना, वहां तो तुमको सादा भोजन मिलता है, यहाँ तो तुम चलो होटल में और जितना जो खाना है खाओ, सब पानी फेर दिया। तो ये घर विद्यालय और घर, अभिभावक और आचार्य में सामंजस्य नहीं बैठेगा और अभिभावक जब तक गुरुकुल का स्वीकार नहीं करेंगे इन बातों में भी, तब तक ये अवरोध निर्माण होते रहेंगे कि आप तो यहाँ प्रयास कर रहे हैं सुसंस्कृत जीवन जीने का, भोगवादी नहीं बनने का, और घर ठीक इससे विपरीत हैं। तो कितना हम, इसलिए विद्या क्षेत्र में हमने पहले से ही कहा, आचार्य शिक्षा, अभिभावक शिक्षा और छात्र शिक्षा, तीनों के संबंध में आपको समान रूप से विचार करना होगा।